तमाम दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मैं बैठा हूं शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेना चंद्रा के यहाँ बैठा हूं और मुद्दे कोई खास नहीं, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा आज़ादी से लेकर के अभी तक कांग्रेस सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किया गया था, उस भेदभाव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अधिनियम लाई, जो लागू भी कराने में 29 तक लक्ष्य रखा गया है, 2029 तक। उसमें ये कांग्रेस पार्टी की बाधाएं जो थी, ये 100 साल होने के जा रहा है आज़ादी के, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। इस पर मैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर हेना चंद्रा जी के पास आए हैं। महिला सशक्तिकरण पर इनसे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस के समय में क्यों दबाया गया था और आपके समय में क्या क्या महिलाओं के प्रति सोचा गया है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरे वक्तव्यों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और सभी को अपनी तरफ से मैं प्रणाम भी व्यक्त करती हूँ। और जो सवाल आपने किया है, आपने कहा कि मुद्दा कुछ खास नहीं है। नहीं, पहला शब्द जो आपका था ना, मुद्दा बहुत बड़ा है। देश की आबादी का मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये उस महिला का मुद्दा है, उस बेटी का मुद्दा है जो जन्म लेती है। तो सिर्फ बेटी जन्म नहीं लेती है, कई रिश्ते जन्म लेते हैं। वो बेटी जन्म लेती है, किसी की बहन बन जाती है, किसी की बीवी बन जाती है, माँ बन जाती है, भाभी बन जाती है, चाची, नानी, दादी, काकी, मामी, सब कुछ बन जाती है और वो कई रिश्तों को जन्म देती है। वो अकेली बेटी नहीं होती है। और उसके बारे में कभी भी ये मतलब एक विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि आज इतने वर्ष आज़ादी के हो गए, इतने सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, भारत को बर्बाद करने का काम किया। किसी ने भी इतनी संवेदना के साथ, कोई भी एक व्यक्ति, एक पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो महिलाओं के लिए संवेदनशील था। उनकी पार्टी की तो महिला प्रधानमंत्री तक रही, लेकिन संवेदनशीलता देखने को हमें नहीं मिला। किसी ने भी महिलाओं के विषय में नहीं सोचा। किसी को भी ये नहीं लगा कि वो महिला जो घर देखती है, परिवार संभालती है, समाज संभालती है, वो देश भी संभाल सकती है। उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो जन्म से लेकर, कहते हैं एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी। चाहे हो चौसर की विसात या हो अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा सीता ने दिया और चौसर की विसात का अर्थ द्रौपदी के समय का है। हर मोड़ पर ही दाव पर है नारियों की जिंदगी। तो हर उम्र में, हर दौर में नारियों ने चुनौतियों का सामना किया है। क्या कोई इसके प्रति संवेदनशील रहा? कोई सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन कोई संवेदनशील नहीं रहा। कहते हैं बेटी पढ़े, बेटी बढ़े, लेकिन सिर्फ मेरी हो, पूरे समाज की नहीं हो। देश की बेटियां ना बढ़े आगे, ऐसा उनका सोच था। वो सिर्फ अपने घर की महिलाओं को बढ़ाना चाहे, अपने परिवार को बढ़ाना चाहे, इससे ज़्यादा उनका सोच नहीं था। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के हर एक कदम पर जिन चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है, उसके विषय में सोचा। जन्म के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं लाए। उसके बाद महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, जो असंख्य माताएं और बहनें चूल्हे के धुएं के कारण उनकी आंखें सूज जाया करती थी, उनको एक स्वच्छ श्वास देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मुद्रा योजना के साथ आर्थिक सशक्तिकरण देने का काम किसी ने किया तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया। किसी जनधन खाता खोलने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। पीएम आवास योजना, महिलाओं के नाम पर वो आवास है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर किसी को स्वामित्व प्रदान करने का काम भी महिलाओं को देकर के उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। किसने सोचा इज्जत घर किसी को प्रदान किया? याद कीजिए ना वो वाला दौर जब गाड़ियों से अगर आप शाम को निकल जाते देवेंद्र जी, स्थिति क्या होती थी? आपको गाड़ी का हेडलाइट बंद करके गाड़ी कहीं रोक देना पड़ता, क्योंकि महिलाएं क्या करती, सुबह सूरज निकलने से पहले वो लोग शौच के लिए जाती थी। दिन भर वो परेशान होती थी कि अगर दोबारा हमें शौच की आवश्यकता है तो अब हम ये दिन के रोशनी में अपनी इज्जत को बचाएं या शौच के लिए जाएं। ऐसी विषम परिस्थितियों से महिलाएं गुजरी हैं और उसके बारे में भी अगर किसी ने सोचने का काम किया, ये विषय छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है।
ये छोटा नहीं कह सकते इसको, ये बहुत बड़ा विषय है, ये डे टू डे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको सोचने का काम किसी ने नहीं किया। शाम को जब गांव से गुजरते थे तो हेडलाइट बंद करना पड़ता था, क्योंकि महिलाएं सर पे पल्लू रख करके सड़क के किनारे शौच के लिए जाया करती थी। क्या करती, सर पे पल्लू रखना भी उनकी मजबूरी थी, उन्हें अपने इज्जत मान और सम्मान को भी बचाना था। लेकिन समस्या ऐसी थी कि घर में शौचालय नहीं था। जब घर में शौचालय नहीं था, गरीब आदमी है, उसके घर में शौचालय नहीं, ये सोचने का काम अगर किसी ने किया तो हम बेटियों और बहनों को इज्जत प्रदान करने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 60 वर्षों में किया क्या लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये सारी मुद्दे जो आ रही हैं, एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, जब कोई पत्रकार किसी बात को अगर कहने की हिम्मत रखता है, सच्चाई को अगर बोलता है, सामने लाता है, तो लोग कहते हैं कि ये जातिवाद पार्टी की बात करता है और पार्टी की पक्षपात भी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने देश का कमान संभाला, 3 तलाक जो लाया, वो किसी एक महिला, हिंदू महिला नहीं, मुस्लिमों के लिए, जो ये राहुल, ये गांधी, सोनिया की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जो 3 तलाक से जो मुस्लिम महिलाओं को पटाना दी जाती थी, उससे कैसे निजात दिलाया है ये सरकार? एक बार मैं मैडम से जानूंगा। देखिए, जब बुरके की चलनी से झांकती हुई वो महिला इस इंतज़ार में रहती थी कि कहीं मेरे से कुछ ऐसा ना गलती निकल जाए कि मेरा शौहर आकर के 3 बार मुझे तलाक कह दे। घर है भाई, जहाँ 4 बर्तन रखे हुए, कभी तो होगा ना कुछ। तो घर है, परिवार है, थोड़ी ऊंच नीच, थोड़ा हल्का फुल्का झगड़ा झंझट होता रहता है। लेकिन उसके बाद मुसलमान परिवारों में क्या हुआ करता था कि शौहर आया, ज़रा सी गलती हुई, वो महिला कितनी सहमी रहती थी, कितनी डरी रहती थी। आप स्वयं सोचिए ना कि 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गया। क्या मतलब है भाई? ये शादी है, कहते हैं कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अच्छा, ये 3 तलाक जो मुद्दा हटाया गया, इससे महिलाओं की, बेटी बहन की सुरक्षा, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इतना बड़ा मुद्दा, उसके बारे में भी अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा और 3 तलाक जैसा कानून लेकर के आए और आज महिलाओं को पंख मिल गया। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी से, अपनी हंसी खुशी तरीके से वो गुजार रही हैं। वो समझ गई हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है। आज इतना बड़ा जो काला धब्बा उनके जीवन पे लगता था, और उतना ही नहीं, बहुत प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर भी इसका विरोध हुआ। अब क्या कहेंगे, कुछ लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है तो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन महिलाओं से पूछिए ना, उन महिलाओं से पूछिए कि उनके लिए नरेंद्र भाई मोदी ने क्या किया, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करती थी और आज किस तरह का जीवन जी रही हैं। आप उनसे पूछिए जाकर। उतना ही नहीं, इतने सारे योजना आए, उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ही हैं जिन्होंने ये सोचा कि बहन बेटियों को हर मोड़ पर आगे लाने का काम वो करें। महिला हेल्पलाइन जैसा नंबर उन्होंने जारी किया, महिला हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, हर जगह, यहाँ तक कि स्वयं सहायता समूह, मतलब स्वयं सहायता समूह के कारण कितनी महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आज स्वावलंबी हो रही हैं। ये छोटा विषय नहीं है। हर चीज़ के बारे में अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा। अब इसके बाद जब हम आते हैं, बात जब पॉलिसी मेकिंग की आई, बात जब डिसीजन मेकिंग की आई, बात जब आया कि निर्णय के मेज पर अब महिलाएं बैठेंगी, तो इसके विषय में भी किसी ने सोचा तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा। और ये कानून जो वर्षों से लंबित था, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा था। सिर्फ महिला सशक्तिकरण की राग अलापने वाली ये कांग्रेस की सरकार, सिर्फ मंचों पर से भाषण देने वाली ये कांग्रेस की सरकार, कभी जब भी ये महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की बात होने लगी तो ऐसा लगता था जो दिन रात राग अलापते थे वो एकाएक सुर ताल भी भूल के बैठ जाते थे, कभी वो इसके पक्ष में नहीं आए। और आज ये हमारे ये भारत के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये निर्णय है कि आज महिलाओं को फ्रंट फुट पे आने का अवसर मिला है। 33% का आरक्षण राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में देने का काम हमारे वर्तमान सरकार ने किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ला करके। और ये छोटी बात नहीं है। आज हमारी वर्तमान सरकार ने कहा कि डेवलपमेंट होगा, महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेंगी, ये वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। और ये है हमारे वर्तमान सरकार की दूरदर्शिता। ये है क्योंकि कहते हैं कि जब नारी निर्णय के मेज पर बैठती है ना, तो हर निर्णय के प्रति संवेदनशीलता होती है, हर विकास में एक संतुलन होता है और कहीं ना कहीं समावेशिता की धारा
बहती हुई नजर आती है। जब एक माँ किसी तरह का निर्णय लेती है ना घर में, तो वो माँ सिर्फ वर्तमान नहीं देखती, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी देखती है। इसलिए ये हमारे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक फैसला है कि आधी आबादी को भी फ्रंट फुट पे लाने का काम किया गया और आज 33% का आरक्षण दिया गया। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और जो आवाज़ उठाते हैं, जो विपक्ष सवाल करते हैं, वो आजीवन यही करते रहेंगे। उन्होंने कभी हमारे लिए नहीं सोचा, कभी संवेदनशीलता उनके अंदर इस बिल से दलित महिलाओं की कैसे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 4 ही जाति हम मानते हैं, वो महिला है, वो युवा है, वो गरीब है, वो किसान है। जब महिलाओं के लिए ये बिल आया है तो ये समावेशी तरीके से आएगा और सभी को इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आप स्वयं देखेंगे 29 के मार्च में ये लागू होने जा रहा है। मार्च 2029 से ये लागू होगा और पहले जो 543 सीटें थी अब 816 हो जाएगा, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और जो भी महिलाएं जो केपेबल हैं, जो अच्छा काम करती हैं, जिसके अंदर वो क्षमता है, वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आएंगी और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का दरवाज़ा खोलने का काम किया है। जो गाँव की बेटियाँ जो उस संसद भवन के मंच तक पहुंचने का सपना देखती थी ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसके लिए हम लोग जितना भी बोले हमारा शब्दकोश शायद कम पड़ जाए, हम लोग हृदय से आभारी हैं अपने वर्तमान सरकार के। जिस तरह 3 तलाक का विरोध हुआ था मैडम, इतना अच्छा ये आया था कि मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हुई थी, और उसी तरह कहीं इस बिल का वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग क्या इसका भी विरोध करेंगे? जो बुर्के में रखते हो, बाहर आने देना नहीं चाहते हो महिलाओं को, क्या इस बिल से वो सहमत होंगे कि इसका भी विरोध करेंगे? अब देखिए वो क्या करेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरतिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वो करेंगे वो काम। लेकिन ये देश के विकास के लिए हो रहा है, ये आने वाले स्वर्णिम भारत के लिए हो रहा है। ये सिर्फ विधायी निर्णय का ये उत्सव नहीं मना रहे हम लोग, ये कहीं ना कहीं हम लोग स्वर्णिम भारत का जो सपना हम लोग देखते हैं, इसमें महिलाओं को फ्रंट फुट पे लाया जा रहा है और देश की आधी आबादी भी पूरी तरह से मजबूती के साथ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, देखिए देवेंद्र जी, जहां महिलाओं ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा नहीं है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नारी सिर्फ संवेदना की परिकल्पना नहीं है, सिर्फ संवेदना की प्रतिमा नहीं है, नारी शक्ति है। जैसा कि नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो नारी शक्ति है, नारी संकल्प है। और सिर्फ शक्ति और संकल्प ही नहीं, नारी सृष्टि के सृजन की धुरी के रूप में भी प्रतिष्ठित की जाती है। ये छोटा विषय नहीं है। ब्रह्मा के बाद अगर किसी को सृजन का दायित्व दिया गया तो हम महिलाओं को दिया गया है। और महिलाओं को जब जब मौका आया है, याद कीजिए वो रानी लक्ष्मीबाई का दौर, वो कहती थी, उसके हस्बैंड गुजर गए, चले गए, तो उसने कहा था, एक कविता है कि पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, अरे मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। तो ये जज्बा महिलाओं के अंदर होता है, वो घर संभालती है, वो परिवार संभालती है, वो समाज संभालती है, और मौका मिलता है तो देश भी संभालती है। इसमें कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं है। वो राफेल भी उड़ा रही है, वो हिमालय भी फतेह कर गई, वो अंतरिक्ष की उड़ान भी कर चुकी है। देखिए अभी फिलहाल जो बंगाल चुनाव हो रहे हैं उसमें एक न्यूज बड़ा वायरल हो रहा है, आ रहा है कि एक महिला जो नरेंद्र मोदी जी पर फूल की बारिश खुशी से उस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बारिश क्या कर दी, उसके घरें जला दी गई, उसके दुकानें तोड़ दिया गया। उस महिला के साथ महिला आ रही हैं, लेकिन फिर भी संकीर्ण विचारधारा के लोग जो हैं इसको आने नहीं दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने खुद ही बोला कि संकीर्ण विचारधारा के लोग, और बंगाल की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बंगाल की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, उन्हें समझ में आ गया है कि देश हित में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आने वाले 4 मई को इसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे। अभी 23 को पहला चरण का चुनाव है, 29 को दूसरे चरण का चुनाव है, और हम लोग पुनः बंगाल हम लोग फतेह करेंगे। आप देखिए बंगाल में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और ये टीएमसी के जो गुंडे जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अब ज़्यादा दिन तक वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ की एक पब्लिक उससे परेशान है, हर कोई परेशान है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कितनी संवेदनहीन महिला है वो, उसके अंदर किसी भी तरह की संवेदना नहीं है। आप स्वयं सोचिए ना, वो जो एक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की जो हत्या हो जाती है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसके बावजूद भी उस केस को भी लीपापोती करने से ये महिला बाज नहीं आई। स्वयं वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी थी, वहाँ के मुख्यमंत्री भी थी, अब पता नहीं किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, ये तो हम सब ने देखा है।
तो वो महिला का जो उसका मैं क्या बोलूँ, प्राइमा फेसी से ही लगता है कि उसका दिमाग कितना संकीर्ण है और किस तरह का काम वो कर रही है और जिस प्रकार से अपने गुंडों को उन्होंने एक्टिव कर रखा है। ये वहाँ की जनता, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता शीर्ष पर बिठाती भी है और अर्श से फर्श पर लाने का भी मादा किसी को है तो उस जनता को है। जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक है। सोशल मीडिया का योग है भाई, सोशल मीडिया के ज़माने में कौन सी बात किससे छुपी हुई है। वहाँ का न्यूज़ आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है, तो लोग देख रहे हैं। और आज अब वो जो सोच रही है कि पहले वाला बंगाल रहेगा, तो बंगाल में बहुत बदलाव होने जा रहा है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चाएं हुई डॉक्टर हेना चंद्रा। अब ये मेरे खबर पर बने रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में और कुछ लगता है तो अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद।